जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है समय का चक्रव्यूह। गांव की खुशहाल जिंदगी जीने वाले मनीष बंसल जी अब एक छोटे से शहर अलीगढ़ में रहते हैं। उनका एक छोटा सा खुशहाल परिवार है। उनके घर में उनकी पत्नी, उनका बेटा दीपक और उनकी बहू पूनम, 9 वर्ष का पोता साहिल रहते हैं। आज उनके बेटे दीपक के कमरे से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। शायद दीपक और पूनम में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीते हुए दीपक के कमरे से आते शोर को सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ध्यान से सुनने पर उन्हें पूनम की आवाज सुनाई दी, जो दीपक से बोल रही थी कि मैं अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर संभालूं, बच्चों को संभालूं या तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को संभालूं? मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है या नहीं? और हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं जो उनकी देखरेख के लिए नौकर रख सके। तुम उन दोनों को वृद्धाश्रम भेज दो। जब तुम्हारा मन हो उनसे मिल आया करना, और उनका मन हो जब वे यहाँ आ जाया करेंगे मिलने के लिए। पूनम की बात सुनकर मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे, और मनीष बंसल जी उन दोनों दिनों को याद कर रहे थे जब दीपक बहुत छोटा सा था। कैसे मनीष बंसल जी ने मजदूरी करके दीपक की परवरिश की, खुद की इच्छाओं का गला घोटकर दीपक की हर इच्छा, हर ख्वाहिश को पूरा किया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। कभी कभी मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी अपने घर के खर्च कम करके दीपक की स्कूल की फीस भरते थे। खुद भूखे रहते थे, पर दीपक को अच्छे से अच्छा खाना खिलाते थे। अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन कराया। पैसे ना होते हुए भी जैसे तैसे करके मेडिकल की पढ़ाई पूरी कराई, और आज दीपक बच्चों का डॉक्टर है, तो उसके बूढ़े माँ बाप उसके लिए बोझ हो गए। तब मनीष बंसल जी के पोते साहिल की आवाज आई। साहिल अपने पापा दीपक से पूछ रहा था, पापा, यह वृद्ध आश्रम क्या होता है? तो दीपक बोला, बेटा, वृद्ध आश्रम वह होता है जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। तो साहिल अपनी मासूमियत भरी आवाज में बोला, पापा, जब आप और मम्मी भी बूढ़े हो जाओगे तो आप दोनों भी मुझे छोड़कर वृद्ध आश्रम चले जाओगे क्या? साहिल की बात सुनकर पूनम गुस्से से साहिल पर बरसते हुए बोली, साहिल, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? ऐसे कोई बात करता है क्या अपने पापा से? हम तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी नौछावर कर रहे हैं और तुम्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, और तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हो। साहिल पूनम के गुस्से से थोड़ा सहम गया था और डरते हुए धीरे से अपने पापा से बोला, पापा, क्या दादी दादू ने आपको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया? क्या उन्होंने आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं की? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए नहीं जी? साहिल की बात सुनकर दीपक अपने बचपन की यादों में खो गया। दीपक उन दिनों को याद कर रहा था जब दीपक बहुत छोटा सा था और बड़ी गाड़ियों को देखकर उसमें बैठकर घूमने की जिद किया करता था। तो मनीष बंसल जी दीपक को यह कहकर समझा देते, जब तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे और तुम अच्छी से अच्छी नौकरी करोगे तो तुम भी बड़ी से बड़ी गाड़ी लेना और हमें भी घुमाना। मेरे पास तो साइकिल है, अभी इसी से काम चला लो और इसी में घूम लो। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद, थकने के बाद भी मनीष बंसल जी हर रोज शाम को दीपक को साइकिल पर घुमाने ले जाते थे। हर त्योहार पर जब दीपक नए कपड़े लेने की जिद करता तो मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी खुद पुराने कपड़े पहनते और दीपक को उसकी पसंद के नए कपड़े दिलाते थे। यही सारी बातें याद करके दीपक की आंखों से आंसू झलक आए। पूनम ने जब दीपक की आंखों में आंसू निकलते हुए देखे तो दीपक से बोली, आप भी क्या बच्चे की बातें सुनकर भावुक हो रहे हो? यह तो नादान है, कुछ भी बोलता है। मैंने जो आपसे कहा है वही कीजिए, जाइए और मम्मी पापा से बात कीजिए। पूनम की बात सुनकर दीपक गुस्से से पूनम पर बरस पड़ा, यह कहते हुए कि साहिल बच्चा है, नादान जरूर है,
पर ना समझ नहीं। जो बात एक बेटे की माँ होने के बाद तुम्हें समझ नहीं आई, वह इस बच्चे को समझ आ गई। अभी साहिल ने नादानी में हम दोनों को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही है, तो तुमने उसे अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब बता दिया। बल्कि जितना मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया है, उसका आधा भी हमने अपने बेटे साहिल के लिए नहीं किया है। मेरे पास आज जो भी कुछ है, ये डॉक्टर की नौकरी तो जिससे हम साहिल को अच्छे से पढ़ा सकते हैं और अपने घर का खर्चा भी उठा सकते हैं। पर मेरे पापा तो मजदूरी करते थे, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में और अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं एक अच्छा और ईमानदार डॉक्टर बन सकूं। उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये सब कुछ संभालना, कभी सोचा है तुमने? दीपक की बातें सुनकर पूनम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और पूनम गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है। किसने क्या किया और क्या नहीं किया, मैंने तुमसे कहा वही कीजिए, बस, मैं और कुछ नहीं जानती। पूनम की बात सुनकर दीपक बोला, अगर मेरे मम्मी पापा की जगह तुम्हारे मम्मी पापा होते तो क्या तुम उन्हें वृद्धाश्रम भेज देती? तो पूनम बोली, मेरे मम्मी पापा ने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाया है कि वे अपना खर्चा स्वयं उठा सकते हैं और अपनी देख रेख के लिए एक नौकर भी रख सकते हैं। तो दीपक बोला, अगर तुम्हारे मम्मी पापा के पास इतना पैसा है तो मेरे मम्मी पापा के पास उनका बेटा है जो उनका ध्यान रख सकता है। मैं अपनी मम्मी पापा को कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें जो करना है करो। दीपक और पूनम की लड़ाई बढ़ती ही देख मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी ने वृद्धाश्रम जाने का फैसला कर लिया और अपने कमरे में चले गए। अपना सारा सामान पैक करने लगे। मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी अपना सामान लेकर बाहर आ गए। साहिल ने उनसे पूछा, दादू, आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? तो मनीष बंसल जी बोले, हाँ बेटा। तो साहिल बोला, मैं भी आप दोनों के साथ चलूँगा। तो मनीष बंसल जी बोले, नहीं बेटा, तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहो, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो। तो साहिल बोला, आप कहाँ जा रहे हो दादू? जैसे ही मनीष बंसल जी ने कहा वृद्धाश्रम, तभी दीपक आ गया और बोला, नहीं मम्मी पापा, आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। तो दीपक की मम्मी बोली, नहीं बेटा, तू हमें जाने दे, हमारी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत कर। तो दीपक बोला, मम्मी, माँ बाप की वजह से कभी बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होती, बल्कि जिंदगी बनती है। और आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे पास यहीं मेरे साथ ही रहेंगे। दीपक पूनम की ओर देखता हुआ बोला, जिसे जाना है वह जा सकता है। दीपक की मम्मी ने दीपक को डांटते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा, बहू क्यों जाएगी कहीं, वह यहीं रहेगी। तभी पूनम बोली, रहने दीजिए मम्मी जी, यह सब नौटंकी करना अब बंद कीजिए, और गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। दीपक अपने ऑफिस चला गया। थोड़ी ही देर बाद पूनम अपना और साहिल का सामान लेकर गई और साहिल का हाथ पकड़कर बोली, चलो यहाँ से। साहिल ने जाने से मना किया तो पूनम साहिल को डांटते हुए बोली, चुपचाप चलो मेरे साथ, बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी पूनम को रोकने की पूरी कोशिश करते रहे, समझाते रहे, पर पूनम नहीं रुकी और चली गई। पूनम के जाने के बाद मनीष बंसल जी ने दीपक को फोन करके पूनम के जाने की बात बता दी। तो दीपक बोला, पापा आप चिंता मत कीजिए, जाने दो उसे, जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह अपने आप ही आ जाएगी। इतना बोलकर दीपक ने फोन रख दिया। कुछ समय के बाद ही पूनम घर वापस आ गई और साहिल को देखकर मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी बहुत खुश होते हुए बोले, आ गए तुम दोनों। साहिल भाग के अपने दादाजी की गोद में चढ़ गया, लेकिन पूनम बहुत उदास थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस चुपचाप डाइनिंग रूम में बैठ गई। दीपक की मम्मी ने पूनम का सिर सहलाते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ है, तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना?
पूनम ने रोते हुए अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपके और पापा जी के लिए कितना बुरा भला सोचा। दीपक की मम्मी बोली, पर बेटा हुआ क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा ठीक तो है ना? तभी साहिल बोला, दादी नाना नानी तो घर पर थे ही नहीं। दीपक की मम्मी पापा आश्चर्य से बोले, घर पर नहीं थे तो कहीं गए होंगे। पूनम बोली, पता नहीं मम्मी जी, और पापा जी कहाँ गए हैं। मेरे भैया भाभी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करा के उन दोनों को घर से निकाल दिया है। दीपक की मम्मी बोली, पर क्यों, तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया? तो पूनम बोली, पता नहीं मम्मी जी, मैं जब घर पर पहुंची तो वह घर पर कोई नहीं था, बस शंभू काका घर के नौकर ही थे, उन्होंने ही ये सब कुछ मुझे बताया। दीपक की मम्मी बोली, तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मनीष बंसल जी ने दीपक को फ़ोन करके जब ये सारी बात बताई तो दीपक बोला, मुझे पता है वह दोनों कहाँ हैं, आप पूनम को बोल दो वे चिंता ना करे, उसके मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं। मैं शाम को घर आकर सारी बात बताता हूँ, आप सब परेशान ना हो। शाम को जब दीपक घर पहुंचा तो पूनम ने दीपक पर सवालों की बौछार करते हुए कहा, मम्मी पापा कहाँ हैं और आपको ये सब बातें कैसे पता हैं? दीपक पूनम को शांत करते हुए बोला कि जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तो मम्मी पापा जी मुझे रास्ते में मिले थे। मैंने जब उन्हें सामान के साथ देखा तो उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और बोले, अब हम वृद्ध आश्रम में ही रहेंगे। यह सब सुनकर पूनम रोने लगी तो दीपक बोला, तुम चिंता मत करो पूनम, मैं उन्हें वहाँ नहीं रहने दूंगा। तो दीपक ने पापा बोले, तुम सुबह ही उन्हें अपने साथ घर क्यों नहीं लेकर आए और उन्हें वृद्ध आश्रम क्यों जाने दिया? तो दीपक बोला, पापा मैंने उन्हें बहुत समझाया और अपने साथ घर चलने के लिए बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने और बोले, हम बेटी के घर नहीं रह सकते। अब जब हमारा बेटा ही हमारा नहीं रहा तो हम किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहते। अब हम वृद्ध आश्रम में ही रहेंगे। उनकी बात सुन मैंने सोचा उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ देता हूँ, शाम को आकर ले जाऊंगा। तो दीपक के पापा बोले, चलो तो हम सब चलते हैं उन्हें लेने के लिए, हम सब उन्हें समझा के अपने साथ घर वापस ले आएंगे। सब दीपक के साथ वृद्ध आश्रम पहुँच गए। साहिल ने जैसे ही वहां अपने नाना नानी को देखा तो भागकर उनके पास चला गया। पूनम के मम्मी पापा ने जब पूनम के साथ सबको आश्रम में देखा तो वो आश्चर्य से पूछा, आप सब यहाँ कैसे? तो मनीष बंसल जी बोले, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है हमें सब कुछ पता चल गया है। हम सब आप दोनों को यहाँ से रहने आने के लिए आए हैं। अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे, हम सब आपको ले जाने के लिए आए हैं। चलिए तो। पूनम के पापा बोले, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं मनीष बंसल जी, हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है हमने इसे स्वीकार कर लिया है, अब हम यहीं रहेंगे, अपनी बेटी के ससुराल कैसे रह सकते हैं? तो मनीष बंसल जी बोले, ये किस किताब में लिखा हुआ है कि बेटी की शादी के बाद बेटी के माता पिता उसके साथ नहीं रह सकते? जब माता पिता अपने बच्चों और उनकी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं करते हैं तो उनके साथ रहने में क्यों कैसा भेदभाव लिखा जाता है? बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बस बेटा नहीं बन सकता बल्कि बेटी भी बन सकती है। अगर किसी के बेटा ना हो तो क्या उसकी बेटी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने माता पिता को अपने साथ रख सके? तो पूनम के पापा बोले, हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है समधी जी, और ना ही हमें यहाँ रहना बुरा लग रहा है, यहाँ तो हमारे जैसे कितने लोग हैं। दीपक बोला, पापा जी मेरा घर जितना मेरा है उतना ही पूनम का भी है, और क्या उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है? और अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि आप बेटी के घर नहीं रहना चाहिए तो आप मान लीजिए कि अब आप अपने बेटे के घर ही जा रहे हैं। दामाद के साथ भी तो बेटे जैसा ही रिश्ता होता है ना। तो आज मैं ही आपका बेटा हूँ। दीपक की बातें सुन पूनम के मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए।
पूनम के मम्मी पापा पूनम के ससुराल जाने के लिए मान गए और सबके साथ घर चले गए। पर पूनम बिल्कुल गुमसुम थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब सब घर पहुंचे तो पूनम की मम्मी ने पूनम से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी शांत क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अब तो हम तुम्हारे साथ घर भी आ गए हैं। तो पूनम अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगी और बोली, आप दोनों के साथ जो भी कुछ हुआ है वे मेरी वजह से हुआ है। पूनम की मम्मी ने पूनम का सिर सहलाते हुए आश्चर्य से पूछा, यह तुम क्या बोल रही हो? और पूनम को खुद से अलग करते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, साफ साफ बताओ। तो पूनम ने अपने मम्मी पापा को ये सारी बात बताई जो उसने आज सुबह दीपक से बोली थी, अपने सास ससुर के बारे में। और फिर पूनम अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा जी, मैंने जो आप दोनों के साथ करने की सोची वही मेरे मम्मी पापा के साथ हो गया। पूनम की बातें सुनकर पूनम के मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए। बात को संभालते हुए दीपक की मम्मी बोली, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई? पूनम बेटा, घर में ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, ऐसी बातों को दिल से नहीं लेते। हम भी भूल गए, तुम भी भूल जाओ, अब तुम भी तब दीपक बोला, हाँ पूनम, मम्मी ठीक कह रही हैं, और हमारे मम्मी पापा कितने समय के बाद घर आए हैं और तुम यहाँ सब बातें लेकर बैठ गई। अब जाओ, जाकर खाना बनाओ, सबको भूख लग रही है। पूनम खाना बनाने चली गई और दीपक भी अपने कमरे में चला गया। साहिल अपने दादा दादी जी और नाना नानी के साथ डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था। साहिल आज बहुत खुश था, उसके नाना नानी भी उसके साथ रहने वाले थे। साहिल ने अपने दादा दादी से पूछा, दादाजी, वह आश्रम में कितने सारे लोग थे, क्या उन सबके पास घर नहीं है? उन सबके पास उनके बच्चे नहीं हैं? सब आश्रम में क्यों रहते हैं? तो साहिल के दादाजी बोले, बेटा, उन सबके पास घर भी है और सबके पास बच्चे भी हैं, पर वह सब अपने बच्चों पर बोझ बन गए थे, तो उन सबके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो साहिल बोला, तो दादाजी, उनके बच्चे भी उनके साथ यही करेंगे क्या? तो साहिल के दादाजी बोले, हाँ बेटा, जो बच्चे माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं वही उनके साथ भी होता है, पर फिर भी लोग इस सच्चाई को नहीं अपनाते, अपनी गलती नहीं सुधारते। साहिल और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दीपक की आवाज़ आई, साहिल, अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो अब खाना खा लो। दीपक ने साहिल के साथ सबको खाने पर बुला लिया। अब दीपक और पूनम की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। साहिल भी बहुत खुश था कि अब उसके दादा दादी जी भी उसके साथ उसके नाना नानी के साथ ही रहते हैं। समय यूं ही गुजरता चला गया। एक दिन पूनम के पास उसके भाई का फोन आया। फोन सुनते ही पूनम बहुत हैरान और परेशान हो गई। तो पूनम की मम्मी ने उससे पूछा, क्या हुआ पूनम, किसका फोन था? पूनम बोली, मम्मी, भाई का फोन था। अनन्या, पूनम की छोटी भाई की बेटी, सीढ़ियों से गिर गई थी और उसे काफ़ी चोट भी आई थी, वह हॉस्पिटल में है। पूनम की मम्मी बोली, कौन से हॉस्पिटल में है, चलो मुझे वहाँ ले चलो। तो दीपक बोला, आप ही क्यों मम्मी जी, हम सब चलेंगे आपके साथ। सब पूनम और दीपक के साथ हॉस्पिटल पहुँच गए। पूनम की मम्मी जैसे ही अनन्या के पास बैठी, अनन्या उनसे लिपट गई और रोते हुए बोली, दादी, आप और दादाजी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? देखो ना, मुझे कितनी चोट लग गई है, मैं सीढ़ियों से गिर गई। आप और दादाजी अगर घर पर होते तो मुझे कभी नहीं गिरने देते। आप दोनों मेरा कितना ख्याल रखते थे, कभी मुझे कुछ नहीं होने देते थे। मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। आप कहाँ चली गई थी दादी? अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अनन्या के बोल सुनकर उनकी नम आंखें हो गई। आज अनन्या के मम्मी पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी अपने मम्मी पापा को घर से निकालकर। अनन्या की मम्मी अनन्या की दादी के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार किया। अनन्या के पापा भी अपने मम्मी पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, आप दोनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
आप दोनों के घर से जाने के बाद हमें समझ आ गया कि माँ बाप के बिना घर घर नहीं होता है। हमारे पास सब कुछ था, पर आप दोनों की कमी हमेशा खलती रही। हमें माफ़ कर दीजिए और अपने घर चलिए। अनन्या भी आप दोनों को बहुत याद करती है। यह सारी बातें सुनकर दीपक बोला, आज तुम्हारी बेटी को उनकी ज़रूरत है तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वरना एक बार पलट कर देखा भी नहीं कि ये दोनों कहाँ हैं। अब मैं इन दोनों को आपके साथ नहीं जाने दूंगा। आप जब इन्हें घर से निकाल ही चुके हैं तो इन्हें भूल भी जाओ। दीपक की बात सुनकर पूनम का भाई बोला, ऐसा मत बोलिए, हमें यह तो पता चल गया था कि मम्मी पापा आपके घर पर हैं, पर किस मुंह से माफ़ी मांगने आते और क्या बोलते आके कि जब तक आप हमारे साथ थे हमें आपकी कदर नहीं थी, और आज जब आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमें आपकी ज़रूरत है। मम्मी पापा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी हम में, इसीलिए नहीं आ सके। आज आप सबने मिलकर आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो सबसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। और मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगते हैं। घर चलने के लिए बोलने लगे। पहले तो पूनम के मम्मी पापा भी उनके साथ नहीं जाना चाहते थे, पर जब अनन्या ने जिद की तो वे मान गए और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब दोनों ही परिवार अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे। कुछ समय के बाद एक दिन दीपक अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक बूढ़ी अम्मा आ गई। उन्हें देखकर दीपक ने गाड़ी रोक दी और हड़बड़ाकर गाड़ी से बाहर निकला। बूढ़ी अम्मा से बोला, आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी? तो वह अम्मा बोली, नहीं बेटा, चोट नहीं लगी मुझे, माफ़ कर दे, मैं एकदम से गाड़ी के आगे आ गई। वह क्या है ना कि मुझे सही से दिखाई नहीं देता। उन अम्मा के पास कुछ सामान भी था एक बैग में। दीपक ने उनसे पूछा, आप कहीं जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना है आपको? तो वो अम्मा बोली, बेटा मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ दे। वृद्ध आश्रम का नाम सुनते ही दीपक ने आश्चर्य से पूछा, वृद्ध आश्रम क्यों जाना है माँ जी आपको? आपका घर कहाँ है? तो वह अम्मा बोली, अब मेरा कोई घर नहीं है, जो था अब बेटों का हो गया और अब मैं भी उन पर बोझ बन गई हूँ। दीपक को यह सब बातें सुनकर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से को शांत करते हुए अम्मा से बोला, माँ जी अब आप तो रात होने वाली है, इतनी रात में कहाँ जाओगी? आप अभी मेरे घर चलो, सुबह आप जहाँ भी गाओगी मैं आपको छोड़ दूंगा। तो वह अम्मा बोली, पर बेटा ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो, फिर मैं तुम्हारे घर कैसे जाऊंगी? तो दीपक बोला, माँ जी आप मेरी माँ जैसी हो और एक बेटे के लिए इतनी जान पहचान काफ़ी है, चलो आप मेरे साथ। दीपक अम्मा को अपने साथ अपने घर ले गया। जब दीपक उनके साथ घर पहुंचा तो सबने दीपक को आश्चर्य से देखा और दीपक के पापा ने उससे पूछा, ये कौन है बेटा? तो दीपक ने उन्हें सारी बात बताई। तो दीपक के पापा बोले, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया जो इन्हें अपने साथ घर ले आया। रात का खाना खाने के बाद उन बूढ़ी अम्मा के साथ ही बैठे थे। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके दो बेटे हैं। एक बड़ा बेटा तो बाहर कंपनी में काम करता है, जिसकी पत्नी और बच्चे उसी के साथ वहीं रहते हैं, और दूसरा छोटा बेटा टीचर है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहीं रहता है। दीपक ने साहिल से कहा, चलो बेटा आप जाओ और सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। और अपनी मम्मी से बोला, आप माँ जी को अपने साथ सुला लेना, साहिल पापा के साथ सो जाएगा। अब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। दीपक कुछ खोया खोया सा था, तो पूनम ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो दीपक बोला, कैसी दुनिया है यह, दो दो बेटों के होते हुए भी माँ रात में दर दर भटक रही थी। तो पूनम बोली, अब आप इन सब बातों के बारे में मत सोचो, अब वह माँ जी हमारे साथ हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, इस बारे में सुबह बात करेंगे। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय दीपक पूनम से बोला, आज मेरा एक दोस्त अपनी पत्नी के साथ रात के खाने पर आ रहा है, तो समय से तैयारी कर लेना। पूनम बोली, ठीक है। ऑफिस जाते हुए दीपक उन अम्मा से बोला, लाइए अम्मा जी आपका पुराना चश्मा दे दीजिए, आज मैं नया चश्मा बनवा लाऊंगा। तो वह बोली, बेटा तुम तो आज मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने वाले थे। तो दीपक बोला, अभी आप कुछ दिन हमारे साथ ही रहिए, तब तक आपका चश्मा भी आ जाएगा।
दीपक अम्मा जी का चश्मा लेकर चला गया। शाम को दीपक अपने दोस्त लोकेश और उसकी पत्नी प्रेरणा के साथ घर पहुंचा और अम्मा की ओर चश्मा बढ़ाते हुए बोला, यह लो अम्मा जी, आपका नया चश्मा। अम्मा को देखते ही लोकेश बोला, अरे माँ, आप यहाँ कैसे? सबने लोकेश को आश्चर्य से देखा और दीपक बोला, माँ जी, तुम्हारी माँ है? लोकेश, पर तुम्हारे मम्मी पापा की तो मृत्यु हो चुकी है। अम्मा लोकेश को छूकर देख रही थी और खुश होते हुए बोली, तुम लोकेश हो? तो लोकेश बोला, हाँ माँ, मैं लोकेश हूँ। लोकेश ने सब कुछ बताया कि जब मम्मी पापा की मृत्यु हुई थी तो मेरा कोई नहीं रहा। तब इनके पति सोहन लाल जी ने मुझे अनाथ आश्रम पहुँचाया, मेरी पढ़ाई का खर्चा भी देते थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। तब से ही तो मैं उन्हें माँ बोलता हूँ। लोकेश ने अम्मा से पूछा, पर माँ, आप यहाँ कैसे? तो अम्मा ने उसे सब कुछ बताया। बड़ा बेटा और बहू तो यहाँ रहते नहीं हैं। छोटी बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया है। तो मैं आश्रम जा रही थी तो दीपक की गाड़ी से टकरा गई और वह मुझे अपने घर ले आया। लोकेश की पत्नी प्रेरणा बोली, कोई बात नहीं माँ, अब आप हमारे साथ रहना, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। लोकेश भी तो आप ही के बेटे हैं, तो अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। तो अम्मा बोली, नहीं बेटा, मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। तो लोकेश बोला, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, बस मेरे साथ ही रहेंगी। लोकेश बहुत समझाने पर अम्मा सबके साथ रहने के लिए मान गई। रात का खाना खाने के बाद जब लोकेश अपनी माँ को लेकर घर जाने लगा तो दीपक उससे बोला, तुम्हें इनका घर पता है कहाँ है? तो लोकेश बोला, हाँ पता है, पर क्यों? तो दीपक बोला, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराना ज़रूरी है। अब तुम घर जाओ, कल बताता हूँ क्या करना है। अगले दिन सुबह दीपक सोहन लाल जी के घर पहुँच गया। बैल बजाई, गेट उनके छोटे बेटे ने खोला। दीपक ने पूछा, क्या यह सोहन लाल जी का घर है? तो वह दीपक से बोला, हाँ, यह सोहन लाल जी का ही घर है। तो दीपक बोला, मैं एक पॉलिसी कंपनी से आया हूँ। आपके पिताजी ने आपकी माताजी के नाम पर एक पॉलिसी कराई थी, वह पूरी हो गई है, उसके पैसे देने हैं, आप माँ जी को बुला दीजिए। तो सोहन लाल जी का बेटा बोला, वह तो अभी घर पर नहीं है, कुछ दिन के बाद आएंगी, कहीं गई हुई हैं। तो दीपक बोला, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन के बाद आ जाऊँगा। तो सोहन लाल जी की बहू बोली, कुछ दिन बाद क्यों, आप हमें दे दीजिए, हम माँ जी को दे देंगे, आप क्यों बार बार परेशान होते हो? तो दीपक बोला, नहीं, मैं उन्हें ही दूंगा, ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। तो सोहन लाल जी की बहू बोली, हम ऐसे ही कोई नहीं हैं, उनके बेटा और बहू हैं, आप हमें पैसे दे सकते हैं। तभी बाहर से एक आवाज़ आई कि पैसे लेने के लिए आप उनके बेटा और बहू बन गए, वरना यह आप पर बोझ बन गई थी। इतना बोलकर लोकेश माँ जी को अपने साथ अंदर ले आया। लोकेश के साथ माँ जी को देखकर उनके बेटे ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और माँ तुम्हारे साथ कैसे? तो लोकेश बोला, एक माँ अपने बेटे के साथ नहीं होगी तो किसके साथ होगी? तो सोहन लाल जी के बेटे ने आश्चर्य से कहा, बेटा? तो लोकेश बोला, हाँ बेटा। फिर ही लोकेश की माँ ने उन्हें लोकेश के बारे में सब कुछ बताया। फिर लोकेश बोला, शर्म नहीं आई उस माँ को घर से निकालते हुए, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरों के घर जाकर काम करके तुम दोनों भाइयों को आगे पढ़ाया, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की, जो आज तक तुम्हारे लिए जीती रही, वह माँ आज तुम्हारे लिए बोझ बन गई। सोहन लाल जी का बेटा और बहू शर्मिंदगी से सर झुकाए सारी बातें सुन रहे थे। फिर दीपक बोला, अगर यही सब आपके बच्चे आपके साथ करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? सोहन लाल जी के बेटे और बहू ने माँ जी के पैर छू के माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो लोकेश बोला, आगे से मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा, अब माँ मेरे साथ रहेगी। तो सोहन लाल जी का बेटा बोला, माँ, क्या आप हमें माफ़ नहीं कर सकती? तो माँ जी बोली, एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती, मैं भी नहीं हूँ तुमसे नाराज़, पर अब मैं लोकेश के साथ रहूँगी। लोकेश माँ जी को अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। लोकेश की माँ जाते जाते यही सोच रही थी कि जिनके लिए मर मर के जीती रही, उनके लिए मैं बोझ बन गई। जिसे सराहा दिया उसको ने मुझे पलकों पर बिठा लिया।
आज सोहनलाल जी के बेटे और बहू इसी पछतावे में रह गए कि उन्होंने जो कुछ किया वह कितना गलत था। तो दोस्तों, यही नियति का खेल है। जो हम अपने बड़ों के साथ करते हैं वही आगे चल के हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। इसलिए नई पीढ़ी के लिए आप एक मिसाल बनिए, जिससे आगे जाकर कभी कोई बच्चा वृद्धाश्रम का नाम न ले। दोस्तों, दीपक ने अपनी पत्नी का साथ न देकर अपने माँ बाप के लिए जो आवाज़ उठाई वह सही थी या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।